चलो तो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसको फटाफट फटाफट रिवाइज करेंगे, फास्ट में ट्राई करेंगे 5 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाए। वैसे होगा नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बट ट्राई करेंगे। चलो देखो, तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप का होता है, कितने तरह से बिजनेस को किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो तुमने देखा होगा एक दुकानदार अकेले ही बिजनेस कर रहा है, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है पहला, जिसमें अकेला आदमी बिजनेस करता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फिर तीसरा है हमारा पार्टनरशिप, जिसमें दो या दो से अधिक लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, मैक्सिमम लोग 50 होते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिसको तुम कंपनी बोलते हो, इस कंपनी के नाम के पीछे क्या लगा रहता है, तो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगा रहता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि लोग अपना खुद का हेल्प करने के लिए अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का फीचर्स देख लो, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो इसको स्टार्ट करना और बंद करना बहुत आसान होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पे लायबिलिटी बहुत ज्यादा अनलिमिटेड होता है, यानी कि एक ही आदमी के ऊपर सारा लायबिलिटी होता है। सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, ठीक है, तो यहाँ पर रिस्क भी बंदा अकेले लेता है, और रिस्क के साथ साथ प्रॉफिट में भी सारा हिस्सा इसका खुद का होता है, ठीक है। फिर है कंट्रोल। कंट्रोल मतलब क्या होता है, सारा कंट्रोल इसका खुद का होता है, क्योंकि और कोई तो है ही नहीं इसके बिजनेस में। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि मालिक ही बिजनेस है और बिजनेस ही मालिक है। अगर केस होगा तो बिजनेस के ऊपर केस नहीं होगा, मालिक के ऊपर केस होगा, अगर कंपनी या बिजनेस कुछ फ्रॉड करती है तो भी, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, तो अकेला आदमी ज्यादा दिन तक बिजनेस नहीं चला पाता है, उस बिजनेस को जल्दी ही बंद होना पड़ता है, इसीलिए लोग इस पे ज्यादा भरोसा भी नहीं करते हैं। मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इतना सारा नुकसान बता दिया, कुछ फायदा भी तो होना चाहिए। तो पहला है क्विक डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होता है, क्योंकि किसी से पूछना नहीं है। स्कार्सिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सिक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियल मतलब होता है गुप्त रखना चीजों को, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होता है, बिजनेस का इंफॉर्मेशन, वो किसको पता होता है, सिर्फ मालिकों को पता होता है और किसी को पता नहीं होता है। डायरेक्ट इंसेंटिव, डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, जितना कमाएगा सारा का सारा इसको खुद ही मिलेगा, इसको बांटने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जब बिजनेस आगे बढ़ता है तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि इस बिजनेस को मैंने बड़ा किया है, ठीक है, और पैसा भी मिलता है तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। और इजी टू फॉर्म और क्लोज, तो इसको स्टार्ट करना भी और बंद करना भी बहुत आसान होता है। अब इतना फायदा है तो कुछ नुकसान भी होना चाहिए। तो लिमिटेड रिसोर्सेज, एक आदमी कितना ही पैसा लगा पाएगा, तो लिमिटेड रिसोर्सेज होता है। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, जल्दी बिजनेस बंद हो जाता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है यहाँ पे। एंड लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी, तो मैनेजेरियल एबिलिटी यानी कि आदमी को जितना ही पता रहेगा उतना ही तो मैनेज करेगा, तो इसीलिए यहाँ का एबिलिटी लिमिटेड होता है। अब देखो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, देखो मेनली क्या होता है, HUF में हमारे यहाँ हमारे इंडिया में दो तरह का रूल चलता है, दो तरह का लॉ चलता है। एक होता है मिताक्षरा स्कूल्स ऑफ लॉ और दूसरा होता है दया भागा। मिताक्षरा स्कूल्स ऑफ लॉ हमें क्या बताता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना किसी फैमिली में, तभी उसका वहां पे उसके फैमिली बिजनेस में अधिकार हो जाता है। जब वो 18 साल का हो जाएगा तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस में, वैसे पैदा होते हुए मेंबर बन जाता है बिजनेस का। लेकिन दया भागा में ऐसा नहीं है। दया भागा में क्या है, दया भागा में अगर पिताजी चाहेंगे तभी उसको हिस्सा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, मिताक्षरा में भी क्या है कि पिताजी के पैसों पे, पिताजी के बिजनेस पे बच्चे का अधिकार नहीं होगा, दादाजी वाले बिजनेस पे बच्चे का अधिकार होगा, दादाजी वाले संपत्ति पे बच्चे का अधिकार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फीचर्स ऑफ बिजनेस, फीचर्स ऑफ HUF, तो फॉर्मेशन इजी होता है, यानी कि फॉर्मेशन इसको फॉर्म करने की जरूरत होता ही नहीं है, ये चलता आता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। लायबिलिटी, तो लायबिलिटी क्या होता है, यहाँ पे तो सारे लोगों का लायबिलिटी होता है, और मेनली कर्ता होता है, कर्ता जो मेन होता है HUF का, उसका लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, बहुत ज्यादा लायबिलिटी होता है। कंट्रोल, तो बिजनेस का कंट्रोल किसके हाथ में होता है, तो एल्डेस्ट मेंबर, यानी कि जो सबसे बड़ा भाई होगा उसके हाथ में बिजनेस का कंट्रोल होता है, वही करता होता है। फिर एक कंटिन्यूटी, तो बिजनेस चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, इसके खत्म होने का चांस बहुत कम होता है। और माइनर मेंबर, तो इसमें माइनर भी मेंबर बन सकता है मिताक्षरा स्कूल्स ऑफ लॉ वाले में, ठीक है। मेरिट्स ऑफ HUF, तो इफेक्टिव कंट्रोल, कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, तो इसका बिजनेस एग्जिस्टेंस लंबे समय तक चलता है। फिर क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी, तो लायबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड होता है, सिर्फ मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है, कर्ता का लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, इस बात को याद रखना। इंक्रीज्ड लॉयल्टी ऑफ कोऑपरेशन, तो एक ही फैमिली के लोग हैं, एक ही बिजनेस में लगे हुए हैं, तो सबका कोऑपरेशन अच्छा होता है, सारे लोग मिलकर अच्छे से बिजनेस करते हैं। डिमेरिट्स ऑफ बिजनेस, तो लिमिटेड रिसोर्सेस, यहाँ पे एक फैमिली के पास जितना ही पैसा होगा उतना ही लगा सकता है वो। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, क्योंकि कर्ता ही सारा काम करता है, कर्ता मतलब कौन, जो घर का बड़ा बेटा होगा वो कर्ता होता है, ठीक है, तो डोमिनेंस कर्ता के हाथ में ही होता है सारा।
फिर क्या है, लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल, तो मैनेजेरियल स्किल यहाँ पे क्या होता है, उसका लिमिटेड होता है, करता है वो जितना ही आता होगा उतना ही तो करेगा। अब देखो पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया था, ये याद रखना है तुम्हें। पार्टनरशिप एक्ट कब आया था, 1932 में आया था, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन भी याद रखने लायक है, अगर तुम याद कर सको तो बहुत अच्छी बात है, जो कि सेक्शन 4 में लिखा हुआ डेफिनेशन है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अंदर क्या डेफिनेशन लिखा गया है, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी कि पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है, लोगों के बीच में एक रिलेशन है बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जो लोग बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री करते हैं, और इस बिजनेस को कोई भी चला सकता है, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई भी चला सकता है, यानी कि सारे मिलके चलाएंगे, यानी तो सभी में से कोई एक भी चला रहा है तो भी हमारा पार्टनरशिप बिजनेस वो कहलाएगा। अब फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, तो फॉर्मेशन इजी होता है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, रिस्क बियरिंग थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि 2-3 लोग पार्टनर बन जाते हैं, वैसे पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 50 होता है, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, लेकिन यहाँ पे भी डिसीजन फास्ट ही होता है। और क्या है, कंटिन्यूटी, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी होता है बिजनेस में थोड़ा सा ज्यादा एज कंपेयर टू उसका सोल प्रोप्राइटरशिप, लेकिन ये बिजनेस जल्दी बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है पता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से, जब लोग झगड़ लेते हैं एक दूसरे से, पार्टनरशिप में ज्यादा झगड़ा होता है, इसके वजह से इसका लाइफ थोड़ा कम होता है। मेंबरशिप, तो मेंबर यहाँ पे मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, और मिनिमम तो पता ही है 2 लोग। और म्यूचुअल एजेंसी, तो ये दोनों मिलके बिजनेस चलाते हैं, दोनों ही बिजनेस के एजेंट भी होते हैं और दोनों ही अपनी फर्म के प्रिंसिपल भी होते हैं, ठीक है। अब क्या है, मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का क्या क्या मेरिट है, तो इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बैलेंस डिसीजन मेकिंग, यानी कि इसको इजी करना बनाना बहुत इजी है, बंद करना भी बहुत इजी है। डिसीजन मेकिंग बैलेंस्ड हो जाता है, 2 लोग मिलकर जब डिसीजन लेते हैं तो थोड़ा अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। शेयरिंग रिस्क, रिस्क शेयर कर लेते हैं ये लोग, सिक्रेसी बना रहता है फॉर्म में, यानी कि गुप्त बातें हमारे पास ही रहता है, किसी और तक शेयर नहीं होता है। मोर फंड्स, थोड़ा सा ज्यादा फंड आ जाता है क्योंकि ज्यादा लोग होते हैं इसमें। फिर डोमिनेंस, डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, लिमिटेड रिसोर्स होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि झगड़ा होने का चांसेस ज्यादा होता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी कम होता है यहाँ पे। और लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, तो पब्लिक के सामने तुम किसी से भी जाके पैसे नहीं मांग सकते, तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम हमारे बिजनेस में पैसे लगा दो हम तुम्हें रिटर्न देंगे, कोई नहीं लगाएगा तुम्हारे बिजनेस में पैसा। बिजनेस में पैसा कौन लगाता है, जब कंपनी बनाते हैं, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगा रहेगा तो लोगों का कॉन्फिडेंस तुम्हारे बिजनेस को लेकर थोड़ा ज्यादा रहेगा। अब टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर कितने टाइप के होते हैं, तो देखो एक होता है जिंदा, मतलब कि जगा हुआ पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, और दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर या फिर उसको डोरमेट पार्टनर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर एक होता है सीक्रेट पार्टनर, जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता है लेकिन वो पार्टनर होता है। नॉमिनल पार्टनर, ये पार्टनर होता नहीं है लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये भी हमारा पार्टनर है। फिर क्या है, पार्टनर बाय स्टॉपल, यानी कि ये पार्टनर है नहीं लेकिन हमने इसको पार्टनर बना दिया है, मतलब कि उसको बोल दिया है कि तुम पार्टनरशिप कर सकते हो लेकिन वो पार्टनर है नहीं एक्चुअल में। और क्या है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज वन हु एक्चुअली नॉट अ पार्टनर बट अलाउ हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड बाय वन और अदर, तो ये भी एक तरह का उसी टाइप का बंदा होता है। जैसे कि एक बिजनेस है, 2 पार्टनर है, एक पार्टनर, दोनों ही काम कर रहे थे लेकिन किसी वजह से एक पार्टनर को जाना पड़ रहा है, तो वो क्या करता है, अपनी जगह पे किसी एक दूसरे बंदे को रख देता है कि आज से तुम प्रिटेंड करोगे कि तुम पार्टनर हो, तुम्हें लोगों को रिप्रेजेंट करना है कि तुम पार्टनर हो, लेकिन एक्चुअल में तुम पार्टनर हो ही नहीं, ठीक है। और स्टॉपल क्या होता है, तो वन हु इज सो हिम सो वर्ड टू कंडक्ट गिव इंप्रेशन अदर्स टू पार्टनर, ये भी एक ही चीज वही चीज है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, इसमें डिफरेंस बताया तुम्हें, तो डिफरेंस खुद से पढ़ लेना एक बार। और क्या है, ड्यूरेशन, देखो ड्यूरेशन के हिसाब से पार्टनरशिप 2 टाइप का होता है, एक होता है पार्टनरशिप एट विल और एक होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है, जैसे कि एक ब्रिज बन रहा है और एक ब्रिज बनाने में 2 अलग अलग बिजनेस मिलके एक पार्टनरशिप किया कि कुछ लोग रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे और कुछ लोग मजदूर सप्लाई करेंगे। अब जब वो ब्रिज बन के रेडी हो जाएगा ना तो वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, ये होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और 2 लोगों ने बिजनेस बनाया और वो तब तक चलता रहेगा जब तक ये लोग चाहेंगे, इसमें बंद होने का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, ये होता है पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। विल मतलब इच्छा के ऊपर आधारित, ठीक है। अब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप, तो एक होता है जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। जनरल पार्टनरशिप अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है और लिमिटेड पार्टनरशिप जिसको लिमिट कर दिया जाता है। और एक होता है एलएलपी, एलएलपी एक तरह का कॉर्पोरेट है, जैसे कंपनी होता है ना प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, उसी तरह से एक एलएलपी भी है जो कि कॉर्पोरेट होता है, इसमें पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है,
ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि पार्टनरशिप बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो हमें चाहिए एग्रीमेंट। ठीक है, तो एग्रीमेंट अगर हमारे पास होगा तो वो एग्रीमेंट दो टाइप का हो सकता है, एक होता है ओरल और दूसरा होता है रिटन। तो ओरल से भी पार्टनरशिप चल जाता है, लेकिन कुछ लोग उसको पेपर पे लिख लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, रिटन एग्रीमेंट, और इसका नाम है पार्टनरशिप डीड। चलो तो इसमें पढ़ लेना, इसमें क्या क्या लिखा रहता है, वैसे एग्जाम में आएगा नहीं है। और फिर है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तो जब हम पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करवाते हैं तभी पार्टनरशिप डीड बनता है। अब है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी लोग खुद के बेनिफिट के लिए, खुद के हेल्प के लिए बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, कोऑपरेटिव organization is a society which has its objective for the promotion of economic interest of its members in accordance with cooperative principle। तो cooperative operation क्या होता है, cooperative organization is a society for the objective of प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर, अपने ही मेंबर के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, आर्थिक सहायता के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया जाता है। ठीक है, इसका फीचर क्या क्या है, तो वॉलेंटरी मेंबरशिप, इसमें हम अपनी मर्जी से मेंबरशिप रह सकते हैं, मन कर रहा है तो जा भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। फिर है लीगल स्टेटस, तो इसका एक लीगल स्टेटस होता है, यानी कि कंपनी इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है, कहाँ पे, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के हिसाब से। फिर है यहाँ पे मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है। कंट्रोल, तो कंट्रोल यहाँ पे किसका होता है, तो कंट्रोल एक कमेटी का होता है। तुम लोग तारक मेहता तो देखते होगे ना, तो तारक मेहता में गोकुल धाम सोसाइटी क्या है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और उसको कंट्रोल कौन करता है, मैनेज कौन करता है, भीरे मास्टर करता है, उसका ट्रेजरर कौन है, वो अय्यर है ना, पोपटलाल सेक्रेटरी वो मेंबर है। इस तरह से वो लोग अपना एक कमेटी बना के रखे है ना। तुम्हें कोऑपरेटिव सोसाइटी समझना है तो तारक मेहता देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा तुम्हें कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। ठीक है, फिर है सर्विस मोटिव, तो ये एक सर्विस मोटिव है जो एक दूसरे के हेल्प के लिए बनाया गया है। मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, तो यहाँ पे वोटिंग राइट होता है, वोटिंग कर सकते हैं सारे लोग, जब तक वोटिंग नहीं करेंगे तब तक कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, उसके लिए मीटिंग बुलाना पड़ता है। उसके बाद है लिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड होता है मेंबर्स का। स्टेबल एग्जिस्टेंस ऑफ कंटिन्यूटी, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी का एग्जिस्टेंस क्या होता है, स्टेबल होता है, ये बंद नहीं होता जल्दी। फिर है इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, ठीक है, तो ये सस्ता होता है। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, और ईज ऑफ फॉर्मेशन, इसको बनाना थोड़ा इजी भी है। और डिमेरिट्स के लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं यहाँ पे। इनसफिशिएंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बाहर से बुलाना नहीं पड़ता है, हमारे ही लोग मैनेज करते हैं अपने बिजनेस को, तो ये थोड़ा सा मैनेजमेंट में दिक्कत देता है। लैक ऑफ सीक्रेसी, यहाँ पे सीक्रेट कुछ भी नहीं रहता, सबको सारी बातें बताना पड़ेगा। फिर है गवर्नमेंट कंट्रोल, कंट्रोल यहाँ पे गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट का देखरेख होता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो यहाँ पे अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन, देखो पोपटलाल हर बात पे मना कर देता है, नहीं कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस इन ओपिनियन। फिर है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो एक होता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरा होता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जैसे कि तुम एक बिल्डिंग में रहते हैं, अब मान लो एक बिल्डिंग में 50 फ्लैट है, अब सारे लोग मिलकर सोच रहे हैं कि क्या हम बाहर से अलग अलग सामान खरीदते हैं, एक साथ ही सारा सामान खरीद लेंगे, तो उन्होंने एक कंज्यूमर्स अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लिया। तुम देखना कभी अगर चांदनी चौक वगैरह जाओ, तो वहां पे जितने भी दुकानदार होते हैं ना, उनका अपना एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, इसको क्या होता है, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर अब मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, सामान बेचने के लिए अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी बनता है। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है, इसके बाद आता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को कंपनी ये बोला जाता है, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जिस भी बिजनेस को रजिस्टर करवा दिया गया, या फिर उससे पहले वाले किसी एक्ट में, या फिर किसी स्पेशल एक्ट के अंदर किसी बिजनेस को रजिस्टर करवाया गया, तो क्या कहलाएगा, हमारा कंपनी कहलाएगा, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहलाएगा। ठीक है, तो देखो फीचर्स ऑफ कंपनी तुम लोगों को याद होगा, मुझे पता है। फीचर्स ऑफ कंपनी याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया था, प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक बनाया था। पी फॉर परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है कि बिजनेस अनवरत चलता रहेगा, बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, तो ये होता है परपेचुअल सक्सेशन। पी के बाद एल है, एल मतलब क्या, लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी लिमिटेड होता है हमारा, तो लिमिटेड लायबिलिटी। पी एल। ए फॉर क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि लोगों के द्वारा, एक्ट के द्वारा बनाया गया ये पार्टनरशिप है। उसके बाद क्या है, एस, एस फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब मालिक अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। और टी फॉर क्या होता है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, इसमें नहीं लिखा हुआ है कोई बात नहीं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर यानी कि यहाँ पे शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं। फिर टी फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। आई फॉर इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यानी कि इसको मतलब कि देखो जो कंपनी होता है ना, कंपनी के पास सारा राइट होता है,
मतलब हमारे पास जितने राइट्स हैं सारे राइट्स कंपनी के पास भी, एक राइट उसके पास नहीं होता, वोटिंग राइट, बाद बाकी सारा राइट उसके पास है। ठीक है, तो ये जो इसको जैसे इंसान पैदा होता है तो कंपनी का क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है, कंपनी को बनाया जाता है, तो इसको इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन भी बोला जाता है। यहाँ पे फॉर्मेशन लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन एक ही चीज है। फिर क्या है हमारा सी, सी फॉर क्या होता है, कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या हो गया कि अब हमारे पास तो हाथ है, हम खुद से साइन कर सकते हैं, क्या कंपनी खुद से साइन कर सकती है, नहीं, तो उस पे कॉमन सील एक उसका अपना एक स्टाम्प होता है, एक मोहर होता है जिससे उसका काम चलता है। ठीक है, और रिस्क बियरिंग सबका एक साथ होता है। मेरिट्स ऑफ कंपनी, तो लिमिटेड लायबिलिटी होता है यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट यानी कि शेयर ट्रांसफर किया जा सकता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, परपेचुअल सक्सेशन मतलब बिजनेस अनवरत चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। और स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है, हम किसी से पैसे भी मांग सकते हैं। फिर क्या है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, तो यहाँ पे मैनेजमेंट बिल्कुल अलग तरीके का होता है, अलग अलग लोग मैनेज करते हैं, मेंबर्स मैनेज नहीं करते, कभी कभी मेंबर्स भी मैनेज करते हैं। डिमेरिट्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, उतना ईजी नहीं है। फिर है लैक ऑफ सिक्रेसी, कुछ भी सीक्रेट नहीं रखना, यहाँ पे सारा बात सबको बताओ, गवर्नमेंट को भी बताओ। उसके बाद क्या है, इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट इम्पर्सनल होता है, यहाँ पे हमारा कुछ खुद का कंट्रोल नहीं होता। फिर है न्यूमरस रेगुलेशंस, बहुत सारे रेगुलेशन बनाए गए हैं कंपनी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा। और क्या है, डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, डिले हो जाता है, यानी कि टाइम लगता है। और ओलिग्राफिक मैनेजमेंट, ये क्या होता है, तो कंपनी इज सेड टू बी डेमोक्रेटिकली मैनेज्ड बट एक्चुअली मैनेज्ड बाय फ्यू पीपल, यानी कि यहाँ पे क्या है कि वैसे बोला क्या जा रहा है कि जब तक वोटिंग नहीं होगा तब तक कुछ मैनेजमेंट नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में इसको मैनेज किया जाता है कुछ ही लोगों के द्वारा, जो मेन होते हैं उसमें, जो प्रमोटर्स होते हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा लगाया है और जिनका शेयर सबसे ज्यादा होता है, वही लोग मैनेज करते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला है, और ओलिग्राफिक मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, तो सब लोग अलग अलग सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी, तो एक होता है प्राइवेट कंपनी जिसमें मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं, इसका शेयर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है पब्लिक में, इसका शेयर ट्रांसफर करने के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट करना पड़ता है, याद रहेगा ये बात। ठीक है, उसके बाद क्या है, और इसमें जो शेयर प्रिस्क्राइब्ड शेयर कैपिटल जो भी दिया रहेगा वो रहेगा हमारा। पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, ठीक है, पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, यानी कि इसमें मिनिमम 7 मेंबर होंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, नहीं भाई, मिनिमम 7 है तो मैक्सिमम 2 कैसे होगा, मैक्सिमम अनलिमिटेड, जितना मर्जी उतना लोग रह सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, तो यहाँ पे हम शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं कैसे, तो शेयर मार्केट के थ्रू, शेयर मार्केट में शेयर बिक जाते हैं हमारा। ठीक है, और इसमें हम शेयर इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें हमें इनवाइट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर किसी कंपनी ने, अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज आल्सो ट्रीटेड एज पब्लिक कंपनी, तो अगर किसी कंपनी ने दूसरे कंपनी को खरीद लिया और वो प्राइवेट कंपनी है लेकिन इसको पब्लिक कंपनी ने खरीदा है, तो जो पब्लिक कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी है और जिसको खरीदा गया है वो सब्सिडरी कंपनी है, और सब्सिडरी कंपनी भी अब प्राइवेट कंपनी में काउंट हो जाएगा, ये बात बता रहा है। ठीक है, और तीसरे टाइप का कंपनी जो कि नया है, अभी जब इस बीच में आया, ये नए वाले में 2013 वाले में, 1956 वाले में ये नहीं था, ये क्या है हमारा 1% कंपनी, यानी कि अकेला आदमी भी बिजनेस कर सकता है, अकेला आदमी भी अपना कंपनी बना सकता है। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 1 होगा जो कि किसी और कंपनी में मेंबर नहीं हो सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ नॉमिनी 1 होगा जो कि किसी और कंपनी में ना ही नॉमिनी हो सकता है ना ही मेंबर हो सकता है, यानी कि मेंबर जो कि दूसरे कंपनी में ना ही नॉमिनी हो सकता है ना ही मेंबर हो सकता है, यानी कि 2 लोग बंध गए हैं, एक ही ओपीसी बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बन सकता है। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है जो कि तुम्हारे सिलेबस में तो है, लेकिन ये आने का चांसेस बहुत कम है, और इससे ज्यादा पढ़े तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, तो ये भी चैप्टर हो गया तुम्हारा ओवर।